हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशंस सॉल्व किए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, सम बेसिक प्रिंसिपल्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इन द जेल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ए सॉइल सैंपल अमोनिया evolved from 0.75 gram of sample neutralized 10 ml of 1 molar H2SO4. The percentage of nitrogen in the soil is। देखिए, पिछली क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो दो मेथड होते हैं, एक होता है डुमास मेथड, एक होता है जेल्डाल मेथड, जिससे आप नाइट्रोजन का एस्टिमेट करते हो। तो पीछे जो हमने पिछले लेक्चर में जो हमने नाइट्रोजन का एस्टिमेट किया था वो डुमास मेथड था। इसमें हम जेल्डाल मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसका हम केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे। तो जेल्डाल मेथड में जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो इस तरह से होती है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। तो देखिए, H2SO4 जब रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, तो बनता है हमारा अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट बनेगा। तो इसमें देखिए, हमको दिया गया है 10 ml H2SO4 दिया हुआ है। तो देखिए, 10 ml ऑफ 1 मोलार H2SO4 यदि हम लेते हैं 10, दैट इज इसका जो मोलरिटी दिया है 1 मोलार दिया हुआ है, तो इसके मिली मोल कितने हो जाएंगे? 10 मिली मोल हो जाएंगे, यानी वॉल्यूम इंटू मोलारिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिलीमोल निकालने के लिए आपको पहले से पता है, मिलीमोल निकालने के लिए क्या होता है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये करेंगे तो हमको मिली मोल मिल जाता है। ठीक है, तो इसके आगे हम यू करेंगे तो एसिड जो यूज हुआ है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया, तो वो कितना होगा? एसिड यूज हो रहा है, वो हो रहा है 10 ml ऑफ 2 नॉर्मल और यू कैन से 1 मोलार। तो H2SO4 के लिए मोलारिटी जब हम बात करते हैं तो 1 मोलार यूज़ करते हैं, और जब नॉर्मलिटी कहते हैं तो ये डाई बेसिक एसिड है, तो इसका नॉर्मलिटी जो होता है वो 2 होता है। तो देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा? 1.4, ये फॉर्मूला है, और इंटू N नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई वेट W। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, यानी ये वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो 1.4 इंटू नॉर्मलिटी 2 है यहाँ पर, वॉल्यूम जो है 10 ml दिया हुआ है, एंड वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारा 0.75। इसको जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वो परसेंटेज आती है हमारी 37.33%। तो हमारा नाइट्रोजन का जो अमाउंट आता है वो आता है 37.33%। तो हमारे ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट वन, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो आपको ये बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोब्यूटाइल कौन सा है इसमें। तो देखिए, फर्स्ट वन जो है वो आइसोब्यूटाइल नहीं है, वो एन ब्यूटाइल है, क्योंकि नॉर्मल चेन है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में आप देखोगे तो ये 3 डिग्री बन रहा है, करेक्ट, तो ये भी आइसो नहीं है। एंड ऑप्शन नंबर जो सी है वो देखिए, तो यहाँ पर 1 2 3 यदि हम देखेंगे तो सेकंड कार्बन जो है एक ब्रांच से कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो कहते हैं। तो इसलिए आइसोब्यूटाइल ग्रुप जो है वो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी होगा। एंड डी ऑप्शन जो दिया गया है वहाँ पर देखिए, सेकेंड कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पर खाली दिखाई गई है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका किस में आता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल में आता है, या आइसोब्यूटाइल में नहीं आता है, करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आयोनिक एसिड। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, जिसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको हम नंबर 1 देंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखिए हमारा 3 पे इथाइल आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें यदि हम
कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 दें, 2, 3, 4 एंड ये हमारा 5 और ये हमारा क्या होगा 6 नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 के ऊपर जो है वो हमारा इथाइल हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इथाइल हो गया और 2 नंबर पे हाइड्रोक्सो भी मिल रहा है, तो 2 पे हमको हाइड्रोक्सो भी यहाँ पर मिल जाता है, करेक्ट। एंड देन आपका 4 पे आपका क्या है, 4 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो 4 पे आपको यहाँ पर देखिए एक ब्रांच दिख रही है, तो यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप भी मिल जाता है। उसके बाद में 3 पे इन, तो डबल बॉन्ड जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे जो है ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो आयन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका IPC जो नेम होगा मतलब कंपाउंड का, वो हमारा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन का नाम क्या होगा, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आयोनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडिकल, यहाँ पर बेंजाइल रेडिकल दिया हुआ है, इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज़। तो आपको बताना है कि एरोमेटिक क्यों है, इसमें ऐसा क्या है कि ये एरोमेटिक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन ये है कि बेंजीन रिंग में आप देखते हो तो 6 p ऑर्बिटल हैं और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके लिए क्या है, ये हक्कल लॉ फॉलो करता है, यानी हक्कल रूल फॉलो करता है। 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके लिए ये क्या है, एक एरोमेटिक है। और आप ये भी समझ सकते हो कि जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी वो जरूर क्या होगा, एरोमेटिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सभी कार्बोकैटायन दिए गए हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको बताना है कि कौन होगा। तो देख सकते हो आप कि सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हो, और यू नो दैट सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। तो ऑप्शन 2 में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो 3 CH3 ग्रुप से कनेक्टेड है। और 3 CH3 का मतलब हो गया कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आप देखोगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 9 बन रहे हैं, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है आपको किस में मिलेगी, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रही है। फिर आप देखिए ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन यदि आप देखोगे तो यहाँ पर भी कितने मिल रहे हैं, तो ये देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन को, उस कार्बन के ऊपर आप देख सकते हो 2 CH3 इधर कनेक्टेड हैं, एक CH3 इधर होगा, एक CH3 यहाँ होगा, तो 3 और 3 6 और 2 8। तो यहाँ पर आपके अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपको 8 मिलेंगे। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 8 मिलेंगे। तो यहाँ पर मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको 8 मिलेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो टर्सरी होगा कार्बोकैटायन, उसमें क्या है +I इफेक्ट भी क्या है, सबसे ज़्यादा है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, 5th वन। तो 5th वन देखिए सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है जो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा हो, तो इसलिए सबसे लिस्ट स्टेबल हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 5 होगा। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी ए ऑप्शन है, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम वापस देख लेते हैं। तो 5 देखिए यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है। उसके बाद देखिए नंबर 4 में आप देखोगे तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, जो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। बट इससे ज़्यादा देखिए कार्बन ऑप्शन नंबर 3 में देखिए तो 3 में क्या है, CH3 ट्वाइस लिखा हुआ है, मतलब 2 CH3 ग्रुप हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है, मतलब स्टेबिलिटी भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो गई है। 3 के बाद में ऑप्शन 1 देखिए, 1 में भी दोनों तरफ से क्या है, 2 ग्रुप अटैच हैं, मतलब 2 CH3 ग्रुप हैं, वो भी पॉजिटिव आई इफेक्ट दे रहे, और एक तरफ जो इथाइल ग्रुप है वो भी पॉजिटिव आई इफेक्ट दे रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 8 होते हैं, तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेटिव हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी वो 8 बनेगी। जबकि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में 9 अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे और ग्रेटर पॉजिटिव आई इफेक्ट भी रहेगा, तो इसके लिए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो इस सब को देखते हुए हमारा ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। यहाँ पर बेंजाइल कार्बोनियम आयन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा है। तो यहाँ पर देखिए जो बेंजाइल आपका जो कार्बन दिया गया है, बेंजाइल कार्बन
ठीक है। तो उसमें देखिए C इस पे 2 H हैं, करेक्ट, और कार्बन पे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट। तो कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड यदि कंसिडर करें तो यहाँ पर देर आर 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 मतलब कार्बन टू हाइड्रोजन 2 हैं, और कार्बन टू बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वहाँ पर एक और है, करेक्ट। तो 3 कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। तो यहाँ पर जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगला क्वेश्चन है देखिए, होमोलिटिक फिशन ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स फॉर्म्स फ्री रेडिकल CH3CH3 एंड CH3-CH2-CH3 and CH2 whole twice and CH-CH3 and CH-CH2-CH और उसको ब्रांच है CH3 whole twice, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल। तो इस रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सेम अगेन वही है कि जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा रहेंगी, यानी यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके हिसाब से भी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि पहला जो CH2 जो फ्री रेडिकल बना हुआ है वहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है उससे ज़्यादा जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो अगले में है। तो आप देखिए वहाँ पर सेकेंडरी है फ्री रेडिकल, इसका मतलब दोनों तरफ जो CH3 ग्रुप है वो क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट देंगे और इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ऐसे ही इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी अगले कंपाउंड की होगी जो क्या है 3 डिग्री है, एंड उसके बाद जो है और लास्ट में एक कंपाउंड और है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन फिर से 9 हो जाएंगे, क्योंकि वो भी क्या है आपका 3 डिग्री है, करेक्ट। बट अल्फा हाइड्रोजन 9 होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, पॉजिटिव इंडक्टिविटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारा इन सब को देखते हुए जो स्टेबिलिटी होगा जो फ्री रेडिकल का वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन डिटेक्शन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाई LS टेस्ट यानी लेसन टेस्ट, द ब्लू कलर फॉर्म कोरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। मतलब ये हुआ कि जब आप ये टेस्ट करते हो, ठीक है, तो सोडियम फेरोसाइनाइड जो होता है उसकी FeSO4 के साथ Fe2SO4 थ्राइस के साथ में रिएक्शन होती है, तो वहाँ पर क्या बनता है, प्रशियन ब्लू कलर आता है, वो बनता है फेरिक फेरोसाइनाइड की वजह से। तो जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी हमारी, तो देखिए इसकी जो रिएक्शन होती है वो ये होती है कि हमारी रिएक्शन Na4 और हमारा जो कंपाउंड बना है FeCN6, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, करेक्ट, जिसका नाम है सोडियम फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड। तो इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं फेरस सल्फेट के साथ Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो ये हमारा कंपाउंड जो हमको मिलेगा वो मिलेगा Fe4, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है Fe4 FeCN6 थ्राइस एंड प्लस आपको मिलेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसको हमने बैलेंस कर दिया है, इसको हम बैलेंस कर देते हैं, तो ये 6 आएगा यहाँ पर 6N2SO4। तो ये उसके बाद में जो Na4 है उसको भी हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अभी हमारा जो है ये रिएक्शन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये जो हमारा जो प्रोडक्ट बना है ये है आपका फेरिक फेरोसाइनाइड। तो ये कॉम्प्लेक्स बना है जिसका जो कलर होता है वो होता है प्रशियन ब्लू कलर आता है इसका, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है वो आपके नाइट्रोजन की प्रेजेंस को बताता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, नाइट्रोजन डिटेक्शन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय LS टेस्ट, द ब्लू कलर फॉर्म करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो वो है हमारा फेरिक फेरोसाइनाइड, करेक्ट। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IPSC सिस्टम। तो बताना है कि IPSC सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 1। तो देखिए यहाँ पर अल्कीन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग उस सोर्स से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इसका नंबर यहाँ से होना चाहिए 1, 2 और 3। तो मतलब हमारा 3 पे ब्रोमो होना चाहिए, करेक्ट, और उसके बाद में प्रोप 1 इन होना चाहिए, करेक्ट, प्रोपीन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 ब्रोमो दिया गया है, मतलब ये नंबरिंग जो है वो गलत किया हो गया है। तो इसके लिए हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो पहला ही है, करेक्ट,
कि जो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग सही नहीं है। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4 ब्रोमो 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन दिया हुआ है। यानी आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होगा। तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का यहाँ पर क्या कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया है। सिलेक्शन करने के बाद आपको नंबरिंग डालना होता है। तो नंबरिंग उस ओर से डालते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पर आपको किस से करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब आप राइट टू लेफ्ट करोगे, करेक्ट। यानी 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। तो इसके हिसाब से आपका क्या आ रहा है, 4 पे ब्रोमो आ रहा है एंड 2 पे एंड 4 पे आपका मिथाइल भी आ रहा है। तो डाई मिथाइल हेक्सेन मतलब ये क्या है, करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मिथाइल लिखा हुआ है, मतलब इसका भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। इसका नंबरिंग भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, यानी 2 पे मिथाइल है एंड 3 पे आपका फिनाइल है और 5 कार्बन का चेन है। तो यहाँ पर पेंटेन हो जाएगा, मतलब ये भी क्या है, सही है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन देखिए, तो इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा क्या होगा, स्ट्रेट कार्बन चेन हो जाएगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक कीटो भी आया हुआ है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 1 मानते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इसके बाद में 5 और इसके बाद में 6। तो यहाँ पर 5 पे देखिए ऑक्सो है, उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्सेनोइक एसिड होगा। तो ये नाम भी क्या है, प्रॉपर अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी नेम है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, जो कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड का करेक्ट आईयूपीएससी नेम बताना है। तो सबसे पहले वही है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, जिसमें हमारा फंक्शन ग्रुप यानी डबल बॉन्ड काउंट होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो ये हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हमारे आए हुए हैं। एक हमारा आया है 3 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है और एक हमारा कोई 4 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट नेम होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, यानी 4 इथाइल आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है। 3 पे आपका प्रोपाइल आ रहा है और हेक्स आएगा और 1 से इन स्टार्ट हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो द आईयूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड विल भी क्या होगा, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। अगला क्वेश्चन है द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, यानी आपको अगले कंपाउंड का भी क्या करना है, आईयूपीएससी नेम ही करना है। तो यहाँ पर भी हमारा सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन रहेगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी जो होगी वो यानी यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे करके ऐसे, और ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, करेक्ट। और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारा सबसे पहले नंबरिंग डालेंगे। तो नंबरिंग कैसे डालेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, ये हमारा 3 होगा, ये 4 होगा और ये कार्बन हमारा क्या होगा, 5 होगा। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। और वैसे भी आप डबल बॉन्ड में इस कंपाउंड को देखोगे तो ये ट्रांस कंपाउंड है। तो आपने देखा होगा कि एल्कीन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है सिस और ट्रांस। तो ये ट्रांस पोजिशन है, इसके लिए ट्रांस तो आना ही है। और उसके बाद में देखिए 2 पे क्लोरो आया है और 3 पे आयोडो आया हुआ है, करेक्ट। तो मतलब आयोडो और क्लोरो में देखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्लोरो पहले लिखा जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट नेम होगा वो ट्रांस होगा। एंड 2 पे क्या होगा, हमारा क्लोरो होगा, 2 क्लोरो होगा। एंड 3 पे क्या होगा, आयोडो होगा, करेक्ट। एंड 2 क्या होगा, पेंटीन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए इस कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होगा वही होगा ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन। अगला क्वेश्चन है विच वन इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, यानी इनमें से हमको ये देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कौन सा है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में देखिए फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपका एल्कीन का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद में अगला ऑप्शन देख लेते हैं, यह आपका एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो रही है। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, मतलब ये भी आपका सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल
नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में ये है कि आपका जब अमोनिया की रिएक्शन कराते हो अल्किल हैलाइड के साथ में, तो यहाँ से क्या होता है, एक HBr निकल जाता है और आपका NH2 यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा वो बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। एंड ऑप्शन डी में देखिए, जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN से कराते हो तो अगेन यहाँ पर एडिशन हुआ है, मतलब ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपका NH2 आ जाता है और वहाँ पर HBr निकल जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट मतलब टुवार्ड्स कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो कंपाउंड हमको देखना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो यू नो दैट CH3 ग्रुप और OH ग्रुप दोनों ही क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मतलब इसमें OH जो है उसका भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है, एंड CH3 ग्रुप है वो भी बेंजीन रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो टुवार्ड्स जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा वहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बाकी ग्रुप में आप देख सकते हो तो ये रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में NHCO दिया हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप में आता है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो रिएक्टिविटी जो होगी, मोस्ट रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पर जो OH ग्रुप है उसका +R इफेक्ट आ रहा है, करेक्ट, और +R इफेक्ट OCH3 ग्रुप से क्या है, ज़्यादा है, करेक्ट। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जो ए है वो हो नहीं सकता, क्योंकि +R इफेक्ट यदि आप देखते हो तो +R इफेक्ट जो है OH ग्रुप का हमेशा ग्रेटर रहेगा आपका OCH3 ग्रुप से। इसके लिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या है, ज़्यादा सही है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि द लेसन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाइल टेस्टिंग फॉर हैलोजेंस बाई डूइंग सो इट। मतलब ये हुआ कि आप जब भी LS टेस्ट करते हो तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में क्या करते हो, हीट करते हो जब आप हैलोजन का टेस्टिंग करते हो। ये ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पर जो है सोडियम सल्फाइड और सोडियम साइनाइड जो फॉर्म होगा उसको हम डिकम्पोज करने के लिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए HNO3 के साथ जब हम इस करेंगे, यूज़ करेंगे इसको, तो जो भी हमारा सोडियम साइनाइड बनेगा तो उसके साथ HNO3 क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और हमारा बना लेता है सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और HCN बन जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर उसका क्या हो जाता है, केमिकली डिकम्पोजिशन हो जाता है। सिमिलरली सोडियम साइनाइड यदि सोडियम सल्फाइड यदि बन जाएगा तो उसके साथ भी हमारा HNO3 क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा और उसको भी क्या करेगा, केमिकली डिकम्पोज कर देगा और इसके प्रोडक्ट बनेंगे सोडियम नाइट्रेट बनेगा और साथ में H2S गैस बनेगी और H2S गैस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो वहाँ पर से HCN रिमूव हो गया है, करेक्ट। तो मतलब वहाँ पर आपका साइनाइड भी चला जाएगा और दूसरी रिएक्शन में आपने देखा है कि सल्फर जो है आपका, ठीक है, जो इंटरफेयरिंग रहेगा H2S वो भी निकल जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ पहले हम क्या करेंगे, उसको बॉईल करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वन, कि डिकम्पोजेस सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम साइनाइड विच इज़ 4। तो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए डुमास मेथड का है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दो मेथड होते हैं नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए, एक होता है डुमास मेथड और एक होता है जेल्डाल मेथड। तो डुमास मेथड में देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। तो देखिए यहाँ पर जो गिवन है हमारे वैल्यू जो गिवन है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए V1 जो है गिवन है वो हमको दिया है यहाँ पर 55 ml दिया हुआ है, करेक्ट। तो आप देख सकते हो इन डुमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.35 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गेव 55 ml ऑफ नाइट्रोजन। तो V1 जो है हमारा क्या है, 55 ml है एंड कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 715 mm प्रेशर। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड वुड बी। तो हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, नाइट्रोजन कितना परसेंटेज होगा, एंड एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन जो दिया है 15 mm दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पर V1 हमको मिल गया, V2 हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जो हम करेंगे। और P1 जो प्रेशर दिया हुआ है वो हमारा 715 है, ठीक है, गैस का प्रेशर, लेकिन उसमें हम एक्वस टेंशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमको ड्राई गैस का प्रेशर यहाँ पर मिल जाता है, वो होगा हमारा 700 mm हो जाएगा, करेक्ट।
उसके बाद में P2 हमको गिवन है, करेक्ट, वो है हमारा 760 mm जो कि 1 एटमॉस्फेयर है, और T1 जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है आपका 300 केल्विन दिया हुआ है, एंड T2 जो है हमारा दिया हुआ है 273 केल्विन, करेक्ट। उसके बाद देखिए जनरल गैस इक्वेशन यदि हमको पता है अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, तो जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको पता है कि P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 बाई T2 होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP, तो STP पे नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो देखिए हम जब V2 कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 T2 डिवाइड बाई P2 T1 हो जाएगा, करेक्ट। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 755 इंटू 273 डिवाइड बाई 760 इंटू 300, करेक्ट। तो ये जब आप कैलकुलेट कर लेते हो तो ये आ जाता है 46.099 ml आ जाता है। तो ये तो आपको इसका ml मिला नाइट्रोजन का। अभी हमको क्या निकालना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जब आप कैलकुलेट करते हो तो वो आता है V2 डिवाइड बाई 8W, करेक्ट। तो यहाँ पर W जो है वो क्या है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे यहाँ पर, करेक्ट। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमको कितना मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो वॉल्यूम जो हमको मिला है वो है आपका 46.099 ml मिला हुआ है, करेक्ट। और डिवाइड बाई क्या करेंगे, 8 इंटू मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 0.35 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है हमको मिलेगा 16.46%, करेक्ट। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हम देख सकते हैं कि 16.46 रफली हमारा जो ऑप्शन बी है, करेक्ट। तो ऑप्शन बी में हमारा जो है वो 16.45 आया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, इन डोमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.35 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 55 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 715 mm pressure. The percentage composition of nitrogen in the compound would be, कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। एक्वस टेंशन एट 300 Kelvin इजिकल टू 15 mm दिया हुआ है। तो मैं वापस बता देता हूँ। सबसे पहले देखो जो गिवन पैरामीटर है, V1 55 ml है, V2 हमको कैलकुलेट करना है, P1 इजिकल टू है हमारा 715 माइनस 15 इजिकल टू 700 mm आ गया, P2 जो है हमारा 760 mm होगा, T1 300 केल्विन है, T2 हमारा 273 केल्विन है। तो अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन P1 V1 डिवाइड बाई T1 इजिकल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2 होता है। यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन V2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो V2 जो है हमारा है वो आ जाता है हमारा 46.099 ml। तो हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर निकाल सकते हैं V2 बाई 8 इंटू W। तो W क्या है हमारा, मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो परसेंटेज नाइट्रोजन कितना हो जाएगा हमारा 46.099 डिवाइड बाई 8 इंटू W का जो अमाउंट है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लिया गया है 0.35। तो यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाता है 16.46। तो ये थे हमारे 15 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स नीट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। और अगले लेक्चर में हम कुछ और ऐसे ही एग्जाम्पल लेंगे जो PYQ से रिलेटेड होंगे नीट एग्जामिनेशन से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।